वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 4 अक्टूबर 2021 है और हम फिल्म्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा पहला है कतर के बारे में। इसके बाद हम जानेंगे हमारी जो गवर्नमेंट है वो कास्ट सेंसस के अगेंस्ट क्यों है। ट्यूनिसिया, मित्र शक्ति, वर्ल्ड के लार्जेस्ट खादी ट्राइकलर के बारे में जानेंगे। ला पल्मा वोल्केनो और फिलीपींस के बारे में जानेंगे। पहला टॉपिक है हमारा कतर। कतर इसलिए चर्चा में क्योंकि वहाँ पर पिछले शनिवार को शूरा काउंसिल, एक सलाहकार परिषद होती है, उसके लिए वोटिंग किया गया। पहले हम जानते हैं ये जो कतर कहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए पर्शियन गल्फ में, ये जो है ये है कतर। सऊदी अरब से इसकी सीमा लग रही है कतर की। ये छोटा वाला कौन सा देश है बताइए, ये है बहरीन। तो यहाँ पर इसकी जो सीमा है वो सऊदी अरब से लग रही है। अब चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो पिछले शनिवार को यहाँ पर शूरा काउंसिल के 2/3 सीटों पर यहाँ पर वोटिंग की गई। जो अन्य सीट हैं उसको वहाँ के जो अमीरात हैं उनके द्वारा इलेक्ट किया जाता है। ये जो शूरा काउंसिल होगा एक प्रकार का सलाहकार परिषद होगा, साथ ही इससे कुछ विधायी शक्तियाँ भी दी जाएगी। इसके अलावा यह राज्य की पॉलिसी बना सकता है और बजट भी बना सकता है, लेकिन इसे सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं दी गई और न ही कतर में जो है पॉलिटिकल पार्टी बनाने का भी अधिकार दिया गया है। यहाँ पर कुल 30 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर 233 कैंडिडेट खड़े किए गए, जिसमें खास बात है कि 26 महिलाएं भी यहाँ पर चुनाव में भाग ले रही हैं। इससे पहले चुनाव के लिए वर्ष 2003 में रेफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह किया गया था, लेकिन वहाँ पर इस प्रकार के चुनाव के लिए नहीं बल्कि म्यूनसिपल पॉलिसी यानी कि नगरपालिका चुनाव ही करवाए गए थे। इस प्रकार का नेशनल स्तर का भी चुनाव नहीं किया गया था जैसा अभी शूरा काउंसिल के लिए किया गया है। इस प्रकार का चुनाव कराने वाला कतर जो है चौथा गल्फ राष्ट्र बन गया है। इससे पहले कौन है, बहरीन, ओमान और कुवैत। ये जो बहरीन और ओमान है वहाँ भी इसी प्रकार का सेम एडवाइजरी काउंसिल है, यानी जिस प्रकार के चुनाव अभी हो रहे हैं कतर में उसी प्रकार के चुनाव होते हैं कहाँ, बहरीन और ओमान में। लेकिन ये जो कुवैत है वहाँ पर पूरी तरह से फुल्ली इलेक्टेड पार्लियामेंट है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ चुनाव होते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर कुवैत में होते हैं। यानी कि देखा जाए तो ये कुछ राष्ट्र जो हैं जैसे कि बहरीन, ओमान, कुवैत और कतर, ये सब लोकतंत्र की दिशा में बढ़ रहे हैं एक तरह से। अन्य बातें करें तो यहाँ पर 18 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को यहाँ पर वोटिंग का अधिकार दिया गया है। वोटिंग उन्हें दिया गया जो यहाँ के जन्म से नागरिक हो या फिर उनके माता पिता यहाँ पे नागरिक हो। यहाँ पे कुछ विवाद भी उत्पन्न हुआ, जैसे कि ये जो अल-मुर्रा ट्राइब है इन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया। इसके अलावा जो 1971 से यहाँ पर नहीं रह रहे हैं, जैसे कि 2 साल 5 साल से रह रहे हैं, उन्हें भी वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया। इसके अलावा यहाँ की जो आबादी है वो 3 मिलियन है, यानी कि 3 मिलियन पॉपुलेशन है, लेकिन मात्र 1 मिलियन को ही वोटिंग का अधिकार दिया गया। ये जो अल-मुल्ला जो ट्राइब है यानी कि ये सब, इनका जो वहाँ के रॉयल फैमिली से है कभी बनती नहीं है, क्योंकि ये जो अल-मुल्ला ट्राइब है इनका संबंध सऊदी अरब से है और अभी जो है कतर और सऊदी अरब में संबंध काफ़ी ख़राब है, जिस कारण से इन्हें अल-मुर्रा ट्राइब को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया। तो ये है कतर के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कास्ट सेंसस के अगेंस्ट क्यों है। हाल ही में एक हलफनामा दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें जब चर्चा हुई तब सरकार के द्वारा कहा गया कि वह सेक यानी कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस नहीं करा सकती है। काफ़ी खामियां हैं, काफ़ी सारे अड़चने हैं जिस कारण से वह इसे नहीं करा सकती है। उल्लेखनीय है कि हमारे यहाँ कास्ट सेंसस काफ़ी पहले हुआ था, वर्ष 1931 में, जब हम आज़ाद भी नहीं थे। उस समय जातिगत जनगणना की गई थी, लेकिन इसके डेटा काफ़ी पुराने हो गए। इसी के आधार पर आरक्षण वगैरह दिए गए। लेकिन इसके बाद वर्ष 2011 में भी इस प्रकार की जनगणना की गई थी, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, यानी कि सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 में की गई थी। लेकिन इसके स्टेटस क्या है, इसका स्टेटस ये है कि इसमें 130 करोड़ भारतीयों को शामिल किया गया था। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के सदस्य थे, अरविंद पनगड़िया उनकी अध्यक्षता में। लेकिन अन्य सदस्य इसमें ना होने के कारण ये जो 2011 का जो डेटा है इस पर कभी चर्चा ही नहीं और इसके डेटा कभी सरकार के द्वारा रिलीज नहीं किया गया। लेकिन हालांकि जो सरकार है उनके पास जो है ये पिछले 5 वर्ष से ये डेटा उनके पास मौजूद है, लेकिन वह पब्लिक में नहीं है बल्कि कहाँ, सरकार के पास। इसलिए विभिन्न पार्टियों के द्वारा कहा जाता है कि ये जो डेटा है उसका लाभ सिर्फ सरकार ले रही है, उसे पब्लिक किया जाए ताकि अन्य सरकार भी इस प्रकार की नीतियाँ बना सके कास्ट के खिलाफ।
कास्ट के खिलाफ नहीं बल्कि विभिन्न जातियों के लिए। बात करें 2011 की जो गणना की गई थी सेक 2011, तो उसके जो डेटा है उसे पब्लिक में क्यों नहीं करती है। दरअसल सरकार का कहना है कि 2011 में जो कास्ट सेंसस किया गया था उसमें काफ़ी खामियां थी। खामी इतनी है कि एक ही जाति को विभिन्न भागों में बांट दिया गया है। उन्हें अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कि एक जाति है तो उन्हें 10-12 जगह नाम दे दिया गया है अलग अलग नामों से। जैसे उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में जो है SC ST और OBC कैटेगरी जो है वो सरकारी आंकड़ों के अनुसार कितने हैं 494, लेकिन 2011 का जो कास्ट सेंसस किया गया उसमें इसकी संख्या 4,28,677 हो गई। आप सोच सकते हैं 494 और यहाँ 4 लाख, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, यानी खामियाँ काफ़ी अधिक है इसमें। इसके अलावा महाराष्ट्र की जो जनसंख्या है वो कितनी है 10.3 करोड़, लेकिन यहाँ 1.17 करोड़ यानी कि 1.17 करोड़ जो है बिना जाति के पाया गया। इसके अलावा 99% जो जातियाँ थी, यानी कि 2011 में जो जनगणना की गई थी जातिगत जनगणना, उसमें 99% जो जातियाँ हैं उनकी संख्या 100 से भी कम है, यानी कि मात्र 10% ही जो जाति है उनकी संख्या अधिक है, बाकी 100 से भी कम जातियाँ है। इस प्रकार की खामियां देखी गई थी। इसी प्रकार से 1971 में जब गणना की गई थी 1931 में, तब कुल जातियों की संख्या 4147 थी, लेकिन 2011 में जब किया गया तब इसमें 46 लाख विभिन्न जातियाँ देखी गई। तो इस प्रकार के कुछ खामियां हैं जिसे सरकार पब्लिक में नहीं लाना चाहती है। ये तो हुई 2011 की बात। अब जो 2021 में जो जनगणना की जानी है, तो इसमें आखिर सरकार क्यों नहीं लेना चाहती है इन जातिगत लोगों को। तो इसमें सरकार का कहना है कि जो 2021 का जनगणना किया जाना है उसमें पहले ही इतना लेट हो चुका है कोविड-19 के कारण। अगर इसमें और प्रश्न को शामिल कर लिया जाता है, जैसे कि जातिगत प्रश्न को, तो यह जो पूरे जनगणना को ही खतरे में डाल देगा और हो सकता है यह जनगणना भी ना हो सके। इसके अलावा सरकार का तर्क है कि अभी सेंट्रल लिस्ट में जो है 2479 OBC कास्ट है, जबकि जो राज्यों के OBC जो लिस्ट होते हैं उसमें 3150 हैं टोटल। तो इसमें जो है मिलान आदि करने में काफ़ी मुश्किलें होंगी। इसके अलावा विभिन्न जो जाति हैं वो अपने गोत्र आदि का इस्तेमाल करती हैं, जिस कारण से जो जातियां हैं उसके कई उपजाति बन जाते हैं, जिस कारण से यहाँ पर इतनी जल्दी व्यवस्था करना आसान नहीं होगा इस जनगणना में। वैसे भी जनगणना करने के लिए 4 से 5 साल पहले ही तैयारी की जाती है, उसके बाद जनगणना की तैयारी होती है। मतलब जनगणना जो करना होता है उससे पहले उसकी तैयारी की जाती होती है। और इस प्रकार से अगर जातिगत प्रश्न उसमें शामिल किए जाएंगे तो काफ़ी अभी जो है समय बढ़ सकता है, क्योंकि इसके प्रश्न जो है ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं, यानी कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं जनगणना में वो सब ऑलरेडी बन चुके हैं, उसे पब्लिक में दे भी दिया गया है। अब उसमें अलग से अगर कोई शामिल किया जाता है तो उसके लिए काफ़ी एनालिसिस करने होते हैं, जिस कारण से अभी यह पॉसिबल नहीं हो सकता, ऐसा तर्क है सरकार का। इसके अलावा सरकार का कहना है कि SC ST के अलावा ये जो OBC होते हैं उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है कि इस प्रकार के जनगणना कराई ही जाए। तो सरकार का ये तर्क है। आगे हम जानेंगे ये जो पॉलिटिकल पार्टी आखिर डिमांड क्यों कर रही है कास्ट सेंसस की। दरअसल हमारे यहाँ जो राजनीति होती है वो जात के आधार पर काफ़ी होती है। इस कारण से अगर जातों का पता सही से चल जाता है तो यहाँ पर जो राज्यों की जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं उसे चुनाव में काफ़ी मदद मिल सकती है। इसीलिए विभिन्न पार्टियों के द्वारा इस प्रकार का तर्क दिया जाता है। इसके अलावा एक और जो है कि यहाँ पर जो रिजर्वेशन है, यानी कि जो आरक्षण है वह भी जाति के आधार पर दिया जाता है। तो अगर 1931 के डेटा के अलावा अगर 2011 या फिर 2021 में इस प्रकार के जातिगत जनगणना की जाती है तो इससे होगा क्या कि ये जो विभिन्न जातियाँ हैं जैसे OBC कहीं, तो यहाँ पर उनकी स्पष्ट जो संख्या है वो पता चल सकेगी, जिससे उन्हें आरक्षण देने में या फिर उन्हें अन्य लाभ देने में यहाँ पर फ़ायदा होगा। इसके अलावा अन्य जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, हिस्टोरियन है और स्कॉलर है, उनके द्वारा भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो कल्याणकारी लाभ दिए जा रहे हैं, यानी कि जो योजनाएं होते हैं वो सही तरीके से नहीं दिया जा रहे हैं। अगर इस प्रकार के कास्ट सेंसस किया जाता है तो सही आंकड़ों का पता चल सकता है और उन्हें जो वास्तव में लाभ चाहिए उन्हें मिल सकता है।
इसके अलावा बात करें तो क्या 2011 में जो गणना की गई थी कास्ट सेंसस, उसमें क्या सिर्फ ओबीसी को ही शामिल किया गया था? नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें ओबीसी के अलावा अन्य जातियों को भी इसमें शामिल किया गया है। अब तो चूँकि सरकार जो है वो ना कर चुकी है, क्योंकि वो चाहती है कि काफ़ी इसमें भी खामियां हैं, काफ़ी समय लग सकता है। तो अब क्या होगा, अब विभिन्न राज्यों की जो सरकार, जैसे कि बिहार के सीएम जो है नीतीश कुमार, झारखंड के हेमंत सोरेन और उड़ीसा के नवीन पटनायक, इन्होंने कहा है कि हम जो है वो जातिगत गणना वो राज्यों के आधार पर करेंगे, यानी कि लोकल स्तर पर जो जातिगत गणना होती है वो करने को अब यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ हो सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्यूनीशिया के बारे में। दरअसल ट्यूनीशिया पहला ऐसा अरब राष्ट्र बन गया है जहाँ पर कोई महिला प्रधानमंत्री बनी है। नाम क्या है? नजला बोदेन रोमदाने। नजला बोदेन रोमदाने जो ट्यूनीशिया की पहली महिला राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनी है, और ये अरब राष्ट्र की भी पहली प्रधानमंत्री बनी है। ये मूल रूप से एक प्रोफेसर थी जो 2011 में मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय में डायरेक्टर जनरल बनाई गई। बात करें ट्यूनीशिया की, तो आप यहाँ पे मैप देखिए, ये कहाँ पे है? ये है आपको अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पे ट्यूनीशिया है। अल्जीरिया और लीबिया से इसकी सीमा लग रही है। यहाँ पर भूमध्य सागर है। ये यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कईस सईद हैं, और ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है ट्यूनीशिया। नेक्स्ट टॉपिक है मित्र शक्ति के बारे में। मित्र शक्ति क्या है? एक मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और श्रीलंका के बीच। इसका जो 8वां एडिशन है वह श्रीलंका के अम्परा में किया जाएगा 4 से 15 अक्टूबर 2021 के बीच। इस एक्सरसाइज का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य एक आर्मी जो है उनके बीच समन्वय बनाना, अपने बेस्ट प्रैक्टिस को यहाँ पर शेयर करना, और इंसर्जेंसी और टेररिज्म के खिलाफ जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उसे आपस में शेयर करना इस मित्र शक्ति का उद्देश्य है। इसका 7वां एडिशन जो है पुणे में किया गया था वर्ष 2019 में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड के लार्जेस्ट खादी ट्राई कलर के बारे में। दरअसल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती थी, तो इसी उपलक्ष्य में यहाँ लद्दाख में इस प्रकार के झंडे का प्रदर्शन किया गया, जो 225 फीट लंबा, 150 फीट जो है चौड़ा था, और इसका जो वजन था वह 1000 किलो था। यहाँ पर देखिए, इसे बनाया गया था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन के द्वारा, जिसमें 77 इंजीनियर रेजिमेंट के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। बात करें खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन यानी KVIC, तो यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि सांविधिक निकाय है, जिसे बनाया गया था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन एक्ट 1956 के तहत, और इसे बनाया गया था कब? अप्रैल 1957 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में, और इसके जो चेयरमैन है विनय कुमार सक्सेना है KVIC के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ला पाल्मा वोल्केनो के बारे में। दरअसल यह जो वोल्केनो स्पेन में है, जिसमें उद्भेदन देखा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फिलीपींस के बारे में। दरअसल फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतर्ते, उन्होंने अब राजनीति से संन्यास ले लिया, यानी कि 2022 के जो राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं वहाँ वे भाग नहीं लेंगे। बात करें फिलीपींस की, तो कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए, यह है फिलीपींस। आसियान का एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है फिलीपींस। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।